नमस्कार दोस्तों। हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं बैठा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे 70 के दशक में विनीत श्रीवास्तव सर के साथ में। आपने आर डी बर्मन साहब के साथ 8 वर्ष काम किया है और सर आज हमें बताने वाले हैं ओपी नैयर साहब के बारे में कुछ अनछुए पहलू। तो सर मैं आपसे निवेदन करूंगा ओपी नैयर साहब की शैली के बारे में हमें कुछ बताएं। धन्यवाद नितिन। इसका प्रसंग हमारे सूरत के सुरमित्र हैं श्री जॉर्ज मैकमैन, उनका एक समूह है, ग्रुप है साहित्य संगम, और उसके जो संचालक गण हैं नाइक साहब, ज्वलंत नाइक, रीमा नाइक जी, चिंतन नाइक जी, ये कोई कार्यक्रम आगामी दिनों में करने वाले हैं और उसमें ओपी नैयर जी की बनाए हुए रचे हुए गीतों की प्रस्तुति है। तो जॉर्ज साहब का मुझे फ़ोन आया था कि नैयर साहब के साथ आप रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं रहा नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मैं जब बॉम्बे में आर डी बर्मन साहब के यहाँ था और जब वो उनका शीर्ष काल था पंचमदा आर डी बर्मन साहब का, तब नैयर साहब काम छोड़ चुके थे इंडस्ट्री से। और मेरी एक मित्र थी, वो उनके यहाँ आती जाती थी, तो मैं उनके साथ वहाँ जाता था उनके यहाँ। पहले वो विरार में थे, फिर थाने में थे आखिरी समय में। तो मेरी बड़ी मुलाकात उनसे होती थी और उनने पहली शर्त ये रख दी थी कि हम म्यूज़िक छोड़ के सारी बातें करेंगे। तो बड़ा विचित्र था वो, क्योंकि ओपी नैयर साहब से मिलने वाले सबसे पहले म्यूज़िक की ही बात करते हैं, पर उन्होंने ये शर्त डाल दी थी। पर धीरे धीरे ये शर्त उन्हीं के द्वारा शिथिल हो गई। मैंने भी बीच का रास्ता निकाला, ऐसा कुछ बात छेड़ देता था जिसमें बहस होने लगे किसी बात को लेके, और वो बहस में खुद कूद पड़ते थे। और फिर धीरे धीरे वो थे तो आदत से संगीतकार ही, तो पेट में, हृदय में, आँखों में, मस्तिष्क में, सब जगह संगीत समाया था। तो वो बटन दब जाता था और वो संगीत की बातें करते थे। आज जॉर्ज भाई और आपके बाकी मित्रों से मेरा ये निवेदन होगा कि मैं ओपी नैयर जी की व्यक्तिगत बातें, जो कि दुर्भाग्य से गूगल और सब जगह ज़्यादा हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बातों से हमें ना कोई सरोकार है, ना कोई लेना देना है कि वो उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके निजी रिश्ते किससे, कैसे, क्यों, कब, क्या थे, उन्होंने लता जी को क्यों नहीं गवाया, किसको गवाया, ये सब बातें तो बहुत डिस्कस होती हैं। मैं ओपी नैयर की, आपने नितिन भाई ने जो शैली का पूछा, इसके बारे में बात करूंगा। इसके पहले एक नितिन भाई का मैं परिचय दे दूं कि नितिन भाई बड़े संगीत की समझ, गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। और इस काम के लिए मेरे दिमाग में एक ही व्यक्ति आया। जब जॉर्ज भाई आपने मुझसे कहा, तो मैंने कहा इस काम के लिए एक नॉर्मल कैमरामैन नहीं जचेगा कि कोई भी ये बात रिकॉर्ड करे। इसके लिए संगी साथी भी ऐसा होना चाहिए जिसे संगीत की बातें जिससे समझी जा सकें, सुनाई जा सकें, और वो इसका सुपात्र हो। तो मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि में ये सुपात्र हैं इसके, कि इनसे मैं बात करके ये समझ सकता हूँ कि इन्हें समझ में आ रहा है। तो नैयर जी की जो शैली के बारे में इन्होंने मुझसे पूछा, तो नैयर जी की शैली, मैं अक्सर कहता हूँ उनकी शैली एस डी बर्मन की थी। तो लोग कहते हैं नहीं, वो तो एस डी बर्मन के असिस्टेंट कभी थे नहीं। तो मेरा मतलब शैली से क्या है वो समझ लें आप। हमारे यहाँ सबसे पहले एक शैली थी नौशाद साहब की, वो फोक बेस म्यूज़िक की थी, और उसमें मोनोफोनिक युग कहलाता है। मोनोफोनिक यानी एकल स्वर पद्धति। उसमें मेलोडी, एक रचना रहती है, धुन रहती है, वो प्रमुख रहती है, कोई ऑर्केस्ट्रेशन नहीं, कोई साइड के इंस्ट्रूमेंट्स की एकम्पनीमेंट नहीं, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन नहीं, सेमी क्लासिकल ट्यून्स पे म्यूज़िक बनता था। हम डिटेल में नहीं जाएंगे उस शैली में, क्योंकि हमको ओपी नैयर जी के पास आना है। ओपी नैयर जी ने आते आते, इस समय तक आते आते, होमोफोनिक म्यूजिक शुरू हो गया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। होमोफोनिक यानी मुख्य धुन और उसके साइड की सब्सिक्वेंट, सब ऑर्डिनेट पैरेलल म्यूजिक ट्यून्स, तो वो शुरू हो गया। तो एस डी बर्मन भी इसी शैली के संगीतकार थे, और इसी बीच में शंकर जयकिशन भी आ चुके थे। उन्होंने वेस्टर्न सिम्फनी का भरपूर प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और शंकर जयकिशन जी के कार्यकाल में 100 म्यूजिशियन, स्ट्रिंग सेक्शन जिसे हम वायलिन बोलते हैं आम भाषा में, पर उसमें सिर्फ वायलिन नहीं होता है, शार्प टोन के लिए वायलिन होता है, मिडिल टोन के लिए वियोला होता है, और बास टोन जिसको बेस बोलते हैं लोग, एक्चुअली सही शब्द बास है वो,
बेस तो जूते का होता है, बास होता है म्यूजिक में, इसको हम खरज बोलते हैं, नीचे का मंद सप्तक। तो वो स्ट्रिंग सेक्शन भरपूर उसमें होता था, 60-70 लोगों का ग्रुप, और बाकी मिला के 100 होता था। तो ओपी नैयर साहब और एस डी बर्मन साहब की शैली एक ही थी, छोटे छोटे इंटरल्यूड, छोटे छोटे प्रील्यूड। इनके गाने आप देखेंगे तो एक आध दो गाने छोड़ दें आप ओपी नैयर साहब के, हुजूरे वाला और एक आध कोई और ले लें, अदरवाइज 98% 100 में से 98 गाने आपको प्रील्यूड उनका मुश्किल से 10 सेकंड का होगा। यही बात इंटरल्यूड पे भी उनकी होती थी। उसका कारण ये था कि ये और एस डी बर्मन दोनों अपनी मेलोडी को सर्वोपरि समझते थे, और बात भी सही है। एस डी बर्मन साहब तो खुल्ला खा कहते थे कि मेरी मेलोडी मेरी दुल्हन है, उसमें खुद उसकी नैसर्गिक सुंदरता भरी है, उसको उतना ही श्रृंगार लगाएं जितना अच्छी लगती है, उसकी इतनी बड़ी बिंदी मत कर दें कि उसका मुंह ढक जाए, उसके झुमके इतने बड़े नहीं कर दें, क्योंकि ये जो बाकी के जो म्यूजिक है, अकॉर्डियन, फ्लूट, सेक्सोफोन, ट्रम्पेट, ये सब श्रृंगार है, इंटीरियर डेकोरेशन है गाने का। तो उस इंटीरियर डेकोरेशन को इतना नहीं करते कि मेन बिल्डिंग छुप जाए, पता चला बिल्डिंग में आके आदमी मेन आर्किटेक्चरल प्लान को देखने के बजाय सिर्फ इंटीरियर डेकोरेशन देखने में बिजी रहे। तो ये इन लोगों का मानना था। शंकर जयकिशन की शैली अपनी जगह है, उस शैली के वाहक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी रहे, पर एस डी बर्मन की शैली के वाहक चित्रगुप्त जी, ओपी नैयर साहब, कल्याण जी आनंद जी और एन दत्ता, मदन मोहन, ये सब थे जो अपनी मेलोडी को सर्वोपरि रखते थे, धुन को, और उसके आसपास की म्यूजिक को कम रखते थे। और इसी के कारण एस डी बर्मन जी की रिकॉर्डिंग आपने अक्सर सुना होगा कि उनकी रिकॉर्डिंग टाइम से होती थी और एक टेक होता था, क्योंकि जितना बड़ा आप ऑर्केस्ट्रा करेंगे उतनी रिहर्सल आपको ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि कोई ना कोई उसमें गलती कर देता था तो रीटेक होता था। पर जब ज़्यादा आपका ऑर्केस्ट्रा नहीं है, सिंगर को आपने प्रैक्टिस करा के तैयार कर दिया है, तो रिकॉर्डिंग में आपको एक आध दो टेक में काम हो जाएगा। बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा नहीं होता था, और ओपी नैयर जी के लिए बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा कभी नहीं लगा और उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। ये उनकी शैली थी। और इस शैली के फायदे नुकसान ये है कि आज शंकर जयकिशन की सिम्फोनिक म्यूजिक स्कोर को याद नहीं रखता कोई, वो गा नहीं सकता, क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रल है। गाना गा सकते हैं आप, पर बीच के जो म्यूजिक है उनको नहीं गा सकते। पर ओपी नैयर और एस डी बर्मन साहब के म्यूजिक छोटे छोटे होने के कारण लोग वोकली गा लेते हैं उसको। पर शंकर जयकिशन के जो इंटरल्यूड म्यूजिक्स हैं, वो प्रील्यूड म्यूजिक है, वो सिर्फ म्यूजिशियन ही गा सकते हैं, आम जनता सभी लोग नहीं गा सकते उसको, उन धुनों को वो कंठ से नहीं गा सकते। पर ओपी नैयर साहब का जैसे डंग 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 तंग 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 तड़ंग तंग 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 डंग डंग तंग डंग 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 तंग तंग डंग 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 डंग, तो सब गा लेते हैं। छोटे छोटे पीसेज हैं, छोटे पीसेज और साफ सुथरे हैं, इसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस नहीं हैं। आज टडंग टंग टंग डंग टंग रिंग ला रिंग ला 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 ला, ये गा लेते हैं लोग। पर जो बहुत हैवी वायलिन और हैवी स्ट्रिंग सेक्शन के पीसेस रहते हैं, या ऐसे क्लिष्ट रचनाएं होती, वो गा नहीं सकते लोग। ये उनकी शैली थी। तो ये शैली उनकी मृत्यु पर्यंत यही रही, मतलब जब तक वो इंडस्ट्री में रहे तब तक यही शैली रही। उनने अपनी शैलियों से समझौता नहीं किया। सर, शैली के बारे में आपने जो प्रकाश डाला, मेरा ये मानना है कि 99% लोग इस बात को नहीं जानते थे कि ओपी नैयर साहब की शैली जो है एस डी बर्मन साहब से मिलती थी। ऐसा अगर कोई सामान्य व्यक्ति बोले तो विश्वास ही नहीं करेंगे लोग। हाँ, लोग समझेंगे कि वो उनके चेले नहीं थे। तो आपने बड़े विस्तार पूर्वक बताया, ये हमारे लिए बहुत अनमोल जानकारी है। दूसरा सर प्रश्न में ये उनकी धुनों के बारे में आपसे थोड़ा सा प्रकाश आप डालें तो। एस डी बर्मन हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट का फोक लेके आए थे, तो ओपी नैयर साहब पंजाब का फोक लेके आए थे। ये एक बहुत विलक्षण बात है कि हमारी इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ वहाँ की मिट्टी की गंध लेके बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में आए। ओपी नैयर जी के बारे में सभी को मालूम है कि वो पंजाब के थे और पंजाबी फोक उनकी थी। तो पंजाब की एक बहुत प्रचलित विधा है टप्पा जी। वो जो टप्पा है, उस टप्पा का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो टप्पा तानों के, बहुत सारी तानों के सम्मिश्रण को टप्पा कहते हैं। आप मोटा मोटा यूँ समझिए, इसके बहुत डिटेल में न जाते हुए। पंजाब में ये जो गायन शैली है टप्पे की, इसमें कई प्रकार की तानें होती हैं, और ये तानें हाई पिच तक भी जाती हैं और बड़ी शार्प टोन रहती हैं।
इसको गाने के लायक हमारे यहाँ रफ़ी साहब, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और लता जी चारों सक्षम गायक हैं इन तानों को लेने के लिए। पर पहले हम धुन की बात कर लें, फिर गायक के उनकी पसंद के बारे में बात कर लेंगे। कि ये जो टप्पेदार धुनें होती हैं ये बड़ी खनकदार होती हैं और ये पंजाब के आंचल में बहुत गाई जाती हैं। उनके लोक संगीत को आप सुनेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट या बंगाल के जो संगीत से 1-2 सप्तक ऊंचा रहता है, टप्पा नीचे नहीं गाया जाता है। तो वो उस टप्पेदार धुनों में इतना असर रहता था कि वो पंजाबी धुनें आपको एक पंजाबी फ्लेवर लेके आई। उसकी जो रिदम रहती थी, उसकी रिदम में एक खनकदार ढोलक सुनाई देगी आपको, जो पंजाबी ढोलक होती है। तो वो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कोई सिक्के की टीप दे दे के बजा रहा है, जैसे हमारे यहाँ सिक्के की टीप बजती है। वो भी उन्हीं ने शुरू किया था ये प्रचलन। एक अब्दुल करीम साहब थे, उनके फादर थे, उनने ये शुरू किया था नैयर साहब के यहाँ टीपदार ढोलक बजाने का। और इनकी जो धुनें थी वो उसके जो मुखड़े रहते थे वो भी नैयर साहब के और एस डी बर्मन साहब के देखेंगे तो आसपास पाएंगे आप कि ये बहुत लंबे लंबे अंतरे और मुखड़े नहीं रखते थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि मेलोडी आम जनता को समझ में आनी चाहिए, आम जनता के गाने लायक होनी चाहिए। ज़्यादा लंबा पीस रहेगा वोकल का तो वो लोग नहीं पकड़ पाएंगे। और इनकी धुनों में ज़्यादा श्रुतियाँ, लोच, गमक और हरकतें कम रहती थीं, क्योंकि इनने उसको उपशास्त्रीय म्यूजिक आधारित रखा पर उसको फोक का फ्लेवर ज़्यादा दिया। नौशाद जी का म्यूजिक उपशास्त्रीयता पर ज़्यादा था, तो उसमें बहुत सारी बारीकियां होती थी जो आम गायक, आम जनता नहीं गा सकती थी जिसको। पर नैयर साहब का गाना ये नहीं कहूँगा कि मतलब एकदम सरल था, पर बहुत ज़्यादा लोच लमक से उन्होंने बचा के रखा है, इसी मद्देनज़र कि ये लोग इसको गा सकें। और उनकी धुनें शॉर्ट होती थी और उनके जो स्वर होते थे बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं लेवाते थे वो गायकों से। पर उनने रफ़ी साहब को उनकी बहुत ज़्यादा हरकतों से परहेज करवाना नैयर साहब ने शुरू किया, क्योंकि नौशाद साहब ने उनको उपशास्त्रीय गायक बनाया, पर उस उपशास्त्रीय गायक का हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा कोई बड़ा लंबा असर नहीं होने वाला था। और उनमें जब तक रोमांस नहीं डालते तब तक रफ़ी साहब का जो वर्तमान स्वरूप आप लोग तारीफ करते हैं जिसकी, वो स्वरूप में आप मेजर योगदान पाएंगे नैयर साहब का। कि जो रोमांस उनकी आवाज़ में भरा है वो नैयर साहब नहीं भरा है, और जो अल्हड़पना भरा है, जो रोमांस भरा है, जो आपने एक तालु स्वर होता है मुझे देख, ये जो तालु स्वर से गवाना है जिसमें आपको लगता है कि कोई नशे में वो डूब के गा रहा है, तो आपका, ये सब चीज़ें इन्होंने डाली। मुस्कुराना मोहब्बत नहीं, ये सब इस किस्म की चीज़ें डाली, तो ये पब्लिक को बड़ा अच्छा लगता था, पर्सनली लगता था। वो आदमी स्क्रीन में अपने आप को इंटैक्ट करेक्ट कर पाता था उसमें। तो ये धुनों में उनके आप पाएंगे कि उनकी धुन गायक को इतनी जल्दी ग्रैस्प में समझ में आती थी। हाँ, यहाँ मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि लता मंगेशकर से उनकी कोई खुन्नस थी, इन्हें नहीं गवाया, मैं नहीं मानता उनकी कोई खुन्नस थी। क्योंकि लता मंगेशकर की, वो अक्सर कह भी चुके हैं कि लता मंगेशकर के लायक उनकी धुनें नहीं हैं। वो आशा भोसले जी की आवाज़ में एक नमक है, वो नमक उन्हें बड़ा पसंद था। और ये हर कंपोज़र को अधिकार है अपनी पसंद के सिंगर चुनने का। आज के सिंगर दबते हैं, आज के कंपोज़र, आज के प्रोडक्शन हाउस से, पर तब ऐसा तो था नहीं। तो वो दिमाग में रखते हैं धुन बनाते वक्त कि मेरा कौन सा सिंगर इस धुन के साथ न्याय कर पाएगा। तो आप आशा भोसले की यदि आप देखेंगे, जो आवाज़ में एक थोड़ा सा नेजल टच पाएंगे, वो लता जी की आवाज़ में वो नेजल टच नहीं है। प्लस जो मेरा तात्पर्य नमक से है, यानी खाने वाला नमक नहीं, इसको अपन श्रृंगार रस में लावण्य बोलते हैं। वो जो लावण्य है आशा भोसले जी की आवाज़ में, वो थोड़ा सा सीड्यूसिंग भी है। तो ओपी नैयर जी खुलेआम बोलते थे कि वो औरतों के शहदाई हैं, और उनके रचना के पीछे देयर इज ए लेडी ऑलवेज इन हिज माइंड, वो बोलते भी थे। वो बड़े खुलेआम बोलते थे कि मैं औरतों के हुस्न का पुजारी हूँ
और मैं हर अपनी कंपोजिशन के पीछे किसी औरत के हुस्न को स्टैब्लिश करता हूँ तो ही बनता है। तो वो लावण्य अपने आप, श्रृंगार रस में जो लावण्य आ जाता था, वो रोमांटिसिज्म पैदा कर लेते थे। सर एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया वो ये शास्त्रीयता से अगर हम आंकें ओपी नैयर साहब की कंपोजिशंस को, तो उस पर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें। ओपी नैयर जी का ये सर्वविदित स्टेटमेंट है कि उन्हें क्लासिकल नहीं सीखा, परंतु इसका मतलब ये कहीं नहीं था कि उन्हें क्लासिकल की पकड़ नहीं थी या समझ नहीं थी। जैसे मैंने भी क्लासिकल विधिवत कहीं सीखा नहीं है, पर जितना मुझको सुना है मैंने अपनी मदर से और भी गुणीजनों से कि ये यमन है, ये पीलू है, ये शिवरंजनी है, ये काफ़ी थाट का है, ये देश है, ये भैरवी है, तो उतनी पकड़ एक ऑर्डिनरी म्यूजिशियन को भी हो जाती है एक दो बार समझ के कि भाई ये भैरवी में शुद्ध ये लगता है, ये नहीं लगता, पीलू में ये लगता है, यमन में ये लगता है, एक स्ट्रक्चर मालूम हो जाता है। तो वो ये समझ में आ जाता है कि ये राग है, तो ये उनको समझ थी, क्योंकि उनकी बहुत सारी, क्या 90% उनकी जो रागें हैं वो शास्त्रीयता के फ्लेवर को लिए थी, और वो कोई ना कोई राग आधारित थी। कभी यमन, उनको पहाड़ी बहुत पसंद थी, यमन बहुत पसंद थी, उन्होंने सभी राग पे कुछ ना कोई कंपोजिशन बनाया ही है। और उनकी शास्त्रीयता में जो आप यही देखें कि जितनी भी उनके गाने बने कोई ना कोई राग बेस्ड बने, उनको मालूम रहता था, उनके अवचेतन मन में वो रागें रहती थी और वो बनाते थे। बाद में लोग उसको कहते थे कि ये राग इसके नज़दीक है, वो मान लेते थे इस बात को। हाँ, पर उन्होंने कहीं गंडा बंद शिष्य किसी के नहीं रहे। तो ये किशोर कुमार जैसी बात है कि किशोर कुमार जी ने भी कहीं जाके आलती पालती मार के कभी नहीं सीखा, पर उनको एस.डी. बर्मन जैसे लोगों ने सिखाया है, तैयार किया है। तो ये भी बड़े गुणी उस्तादों के शागिर्द रहे, तो उनको मालूम था कि ये चलन जो स्वरों का है किस राग का है। और सर इसके साथ ही आप ओपी नैयर साहब की तालों के विषय में सर क्या कहेंगे? ओपी नैयर पहले व्यक्ति हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनने डुअल रिदम शुरू की। डुअल रिदम इसके पहले शुरू नहीं होती थी। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जिस रिदम का फाउंडेशन रखते थे मेलोडी में, वो शुरू से लेके अंत तक चलती थी। यदि कहरवा है तो कहरवा की 8 मात्राएं हैं तो धागे नते नक धिन, धागे नते नक धिन, ऐसे ही चलेगा। रूपक है या झपताल है तो धा धा दी ना ती ना ती ना ता ती ना धी ना धी ना, ऐसे ही चलेगा। ओपी नैयर साहब ने इसी ब्रैकेट में इस नियम को ना तोड़ा। आर.डी. बर्मन साहब ने इस नियम को तोड़ दिया था, पर नियम वही तोड़ सकता है जिसको नियम तोड़ने के बावजूद भी फाउल नहीं करे और हाँ, उसको आता हो कंट्रोल करना। आर.डी. बर्मन साहब ने इन रिदमों को तोड़ा। ओपी नैयर साहब ने क्या किया, इसी रिदम में 2 फॉर्मेट बनाने शुरू किए। एक बीच में आप कई गानों में उनके देखेंगे कि ढोलक या तबला आ जाता था, और फिर जैसे ही वो मुखड़े पे आता था तो वो वेस्टर्न पोल्का, एक पोल्का रिदम होती है, झिंचिक झिंचिक जो होता है, वो पोल्का रिदम आ जाती थी। और फिर एकदम से आप अंतरे में पाएंगे कि वो तबला या ढोलक की, यानी वो एक इंडो यूरोपियन स्ट्रक्चर किया। इवन ओपी नैयर साहब को क्रेडिट दें आप, इनने सर्वप्रथम उस जमाने में हमारे यहाँ बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर यूरोपियन रिदम लेने लगे थे। वॉल्ट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, जो शंकर जयकिशन और सभी लोगों ने ली है, जम के यूज़ किया वॉल्ट्स का। ओपी नैयर साहब ने पहली बार हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बूगी वूगी रिदम इंट्रोड्यूस की, और वो मेरा नाम चिन चिन चूस है, मेरा ना डंजट जिंजट झंझट झंझट, वो बूगी वूगी रिदम है। तो वो बूगी वूगी रिदम से उन्होंने की। फिर ओपी नैयर साहब के ऑर्केस्ट्रेशन में आप पाएंगे कि उन्होंने ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी इंडियन इंस्ट्रूमेंट, संतूर, फ्लूट, हाँ, सारंगी, ये सब पाएंगे। पर उन्होंने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी यूज़ किए हैं ऑर्केस्ट्रेशन में। जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा में आप हजारा सिंह का हवाइन गिटार पाएंगे। दिलीप नाइक साहब जो हमारे गुरु रहे हैं, हाँ, दिलीप नाइक साहब सभी के गुरु हैं। मतलब ऐसा कोई गिटारिस्ट नहीं हिंदुस्तान में जो उनसे बड़ा आज भी हो। ये बात स्पेसिफिकली मैं यूं कहूँगा कि दिलीप नाइक साहब एकमात्र सोलो गिटारिस्ट इंडस्ट्री में रहे जो ओपी नैयर के असिस्टेंट रहे। बाकी कोई भी गिटारिस्ट किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का असिस्टेंट आज तक नहीं रहा। पर ओपी नैयर साहब ने दिलीप नाइक साहब को किस्मत नाम की फिल्म है, जिसमें वो गाना लाखों या दिलवाले और प्यार नहीं मिलता और आंखों में कयामत के, हाँ, वो सब नाइक साहब ऑफिशियल असिस्टेंट थे और उनकी कई फिल्मों में उन्होंने बजाया और वो हमारे संपर्क में भी हैं।
हम लोग उनको नित्य उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो ये उनके ऑर्केस्ट्रेशन में मुझे बड़ी अच्छी बात लगती थी कि उन्होंने अपने ऑर्केस्ट्रेशन में हर किस्म के पुष्प रखे, पर अपनी मेलोडी को सर्वोपरि रखा, और वो इतना अच्छा ब्लेंडिंग हो जाता था कि लोगों का ध्यान मेलोडी से भटक के ऑर्केस्ट्रेशन पे नहीं जाता। सर मैं एक और चीज के बारे में जानना चाहूंगा, उनकी रिकॉर्डिंग जो है उसके बारे में यदि आप कुछ बताएं। हाँ, इसको मैं आपसे यूँ बताऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बड़ा पॉपुलरली सर्कुलेट हुआ कि फलाने गाने में लोगों ने हड़ताल कर दी, तो वो ओ.पी. नैयर जी के पास कोई म्यूजिशियन नहीं थे, तो उन्होंने सिर्फ गिटार पे गाना रिकॉर्ड करा दिया। एक मैं प्यार कर रही हूँ के संबंध में आया था, जबकि ऐसा नहीं था। वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ओ.पी. नैयर साहब ने वो प्रथम म्यूजिक डायरेक्टर रहे जिन्होंने हारमोनी को एज ए रिदम लिया। इसमें बड़ा भारी साथ उनको करसी लॉर्ड साहब और उनके भाई हैं श्री बर्जर लॉर्ड, उनका भी काफ़ी योगदान रहा कि उनके आप कई गाने पाएंगे जिसमें रिदम, लेदर रिदम है ही नहीं, ताल वाद्य का यूज ही नहीं किया है। जाइए आप कहाँ जाएंगे में, या आंखों से उतरी है जो दिल में, आप पाएंगे कि कोई लेदर रिदम ही नहीं है उसमें। आप पाएंगे कि मैं आप माफी चाहता हूँ थोड़ा सा, मैं यही चला है। लेदर रिदम है ही नहीं उसमें, सिर्फ हारमोनी रिदम चली। तो ये हारमोनी रिदम को, हारमोनी को रिदम बतौर यूज करना, ये हारमोनी एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनी नहीं होता है। हमारा संगीत एकल स्वर प्रणाली पे है। उनका वेस्टर्न संगीत में 3 स्वरों से हारमोनी बनती है। तो उनने, ओ.पी. नैयर साहब ने ऐसे कई गाने बनाए हैं। हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया, बहुत अनेक गाने उनके, सभी जैसे आपके कश्मीर की गली के गाने ले लें, बहुत सारे गाने हैं जिसमें मेरे ख्याल से 90% से ऊपर उनके गाने जो हारमोनी बेस्ड हैं। तो वो सही मायनों में होमोफोनिक म्यूजिक के कर्णधार रहे हैं। तो ये उनका बड़ा एक्सपेरिमेंटल रहा कि वो सिर्फ हारमोनी पे डिज़ाइन करके कंपोजिशंस को बनाते थे। और आपने वो जो रिकॉर्डिंग की बात करी थी, तो वो ही मैं बता रहा था कि रिकॉर्डिंग में चूंकि ऑर्केस्ट्रेशन उनका कम संख्या में रहता था, तो उनकी रिकॉर्डिंग टाइम से होती थी। और उनकी रिकॉर्डिंग्स जो होती थी उसमें एक टेक में ही ज़्यादातर रिकॉर्ड पाए जाते हैं उनके, कि सिंगल टेक ओके, यानी कभी किसी ने बोल भी दिया कि सब एक बार और लें क्या, तो पूछता था कि तुमने गलती करी क्या कि तुम ऐसा बोल रहे हो। तो वो आदमी कहता था नहीं नहीं, मैंने तो इनको रोक के बजाया। तो फिर ज़रूरत क्या, हो गया शिफ्ट खत्म, 11 बजे शिफ्ट खत्म उनकी। दूसरा, उनकी रिकॉर्डिंग में जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि आप उस ज़माने में, हमारे यहाँ मल्टी चैनल ट्रैक रिकॉर्डिंग नहीं थी, सिंगल ट्रैक, कुछ ही माइक्स होते थे, एक सिंगर का, एक ऑर्केस्ट्रा का, 3-4 माइक में काम हो जाता था। एक मोनो ट्रैक था हमारे यहाँ। उस मोनो ट्रैक को भी आप सुनेंगे तो आपको हारमोनी साफ 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 सुनाई पड़ती है। तो ये कंपोजर के ऊपर होता है कि कंपोजर जब रिकॉर्डिंग कंसोल में बैठा है तो हारमोनी का साउंड लेवल कितना ऊपर करता है वो, तो बड़ी साफ साफ सुनाई देती थी। और उनके जो सिंगर्स माइक का कंट्रोल था उसमें भी आप सुनेंगे तो वो आशा भोसले जी और रफ़ी के जो आवाज़ के गुण जिस माइक को कैच करना चाहिए, उनकी सीड्यूसिंगनेस, उसको वो कर लेते थे। तो उनकी रिकॉर्डिंग इस मायने में बड़ी कुशल होती थी और उनको ज्ञान था रिकॉर्डिंग में, टेक्निक का, इंजीनियरिंग सेक्शन का। क्योंकि आप उनके जितने भी गाने सुनेंगे तो उसमें पाएंगे कि कन्फ्यूजन नहीं है कि पीछे क्या बज रहा है, समझ में आ जाता है कि पीछे क्या बज रहा है। उनके समकालीन कई और, मैं नाम नहीं लूँगा, पर कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स की रिकॉर्डिंग आम जनता को नहीं पकड़ में आती, पर म्यूजिशियन सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि यार क्या बज रहा है, कैसे बज रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ बज रही है, क्या कॉर्ड बज रहा है। ओ.पी. नैयर साहब के उसमें कॉर्ड समझ में आते हैं कि क्या चल रहा है, पर सिंपल रहते थे। उनका बड़ा R.D. बर्मन साहब जैसा कॉम्प्लेक्स कॉर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता था, सिंपल होता था, हर कोई बजा सके, हर कोई गा सके। यही कारण है कि वो आज तक चालू है, आज तक उनके गाने बज रहे हैं। सर एक और विषय जो है, मेरा प्रश्न उसी पे है। अक्सर लोग ये दावे करते हैं कि एक गीत के बनने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिंगर का होता है, और इसमें बड़ा कंफ्यूजन भी है। जी जी। तो ये, इस प्रश्न का उत्तर आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। एक आप अक्सर एक पैरामीटर पे डिस्कशन करते भी हैं, लिखते भी हैं, क्वाम से।
तो थोड़ा सा सर हम उसके विषय में जानना ये आजकल दुर्भाग्य से सिंगर सेलिब्रिटी हो गए हैं और सिंगर्स लोग ही बिकते हैं, उनका हाईएस्ट पेमेंट हो गया है। पर तब ऐसा नहीं था। ये जो हमारे अपने हिंदी फिल्म का जो स्वर्णिम काल था, उसमें क्वाम से यानी C फॉर कंपोजर, W फॉर राइटर, A फॉर अरेंजर, M फॉर म्यूजिशियन, S फॉर सिंगर और E फॉर इंजीनियर है ना, साउंड इंजीनियर। तो यही क्रम था कि सबसे पहले धुन, जैसे माँ गर्भाधारण करती है बच्चे का, तो सबसे पहले धुन तो म्यूजिक डायरेक्टर यानी संगीतकार के पेट में जन्म लेती है, वो उसको पालता पोसता है। फिर जब वो पैदा करता है तो उसको, जैसे माँ अपने बच्चे को पाउडर लगाती है, कंघी करती है, नहलाती धुलाती, सस्ती संवारती है, वो भी अपने धुन को वैसे ही सस्ता संवारता है। फिर राइटर आता है, उसमें कपड़े पहनाता है उसके शरीर के अनुसार, वो कपड़े पहन लेता है। फिर अरेंजर आता है, वो अरेंजर उसके आभूषण पहनाता है उसमें कि ये इसमें यहाँ कुंदन लटका दें, यहाँ नथ कर दें, यहाँ नेकलेस कर दें, तो वो डेकोरेशन हो जाता है। फिर म्यूजिशियन उस आभूषणों को फिट करते हैं कि यहाँ सैक्सोफोन अच्छा लगेगा, यहाँ फ्लूट, यहाँ अकॉर्डियन, यहाँ ट्रम्पेट अच्छा लगेगा, यहाँ संतूर अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद जब ये सब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो उसमें रहने आ जाता है सिंगर। यानी सिंगर का योगदान महत्वपूर्ण नहीं है ये नहीं कहूँगा मैं, पर यदि क्रम देखा जाए तो सिंगर जब आता है तो ऑलरेडी तवा तैयार हो चुका होता है। ये सब चीज़ें जब इवन सिंगर रिकॉर्डिंग में आता है तो सब रेडी होता है ट्रैक पूरा। उस ज़माने में तो ट्रैक बनते नहीं थे, पर ये रिहर्सल कर 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 के वो मोनो ट्रैक तो रेडी कर ही लेते थे कि जिसपे उसको गाना है। तो सिंगर गाने को प्रेजेंट करता है, पर यदि क्रम देखा जाए तो सिंगर उसका वाहक है, उसका जनक नहीं है। उस रचना का जनक तो कंपोजर ही है। तो कंपोजर आप तभी देखिएगा कि उस जमाने में रफ़ी साहब क्यों दबे, ओपी नैयर से दबे ना आखिर जब इनका झगड़ा हुआ था, या आपने सुना, या महेंद्र कपूर या किशोर कुमार सभी इनको पैर छू के प्रणाम करते थे या आदर करते थे। हम सुनते हैं कि वो SD बर्मन साहब का आदर करते थे, किशोर कुमार, रफ़ी साहब, शंकर जी के सभी का करते थे सब लोग। वो इसीलिए क्योंकि कंपोजर का जो प्रोटोकॉल था वो सर्वोच्च था, कि कंपोजर सर्वोच्च, और ये सीखते थे उनसे धुनें, ये उनको सिखाते थे नैयर साहब आशा भोसले को, रफ़ी को, कि इसको ऐसे गाओ, इसको ऐसे गाओ। तो गाना सिखाया तो कंपोजर के द्वारा ही जाता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अब आजकल ऐसा हो गया कि वो गायक को बुला के कह देते हैं कि यार ये आप गा दो अपने स्टाइल से, पर ऐसा नहीं था तब। ये गुणी जन खयाम साहब हो, रवि साहब हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, जितने भी हमारे नक्षत्र संगीतकार रहे, ये सब सिखाते थे और इनको गुरु शिष्य परंपरा में ही गायक को सीखना पड़ता था। तो इसीलिए वो धुनें आज भी आपको असर है, क्योंकि वो सिखाई गई धुनें हैं। आजकल जैसी जमाई हुई नहीं है, अब जमाई हुई धुनें हैं, पहले सिखाई गई धुनें हैं। तो उसमें एक पेंसिल को जैसे शार्प कर दिखाया जाता है तो शार्प होके आएंगी धुनें। सर ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू था एक गीत के बनने में क्वाम से, और ज़्यादातर लोग इससे अनभिज्ञ हैं। एक प्रश्न सर आखिरी और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, चूँकि जैसा आपने बताया ओपी नैयर साहब का विधिवत तौर पे कोई गुरु नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, पर चूँकि आप उनसे कई बार मिले और आपने उनसे डिस्कशन भी किया, तो आप क्या पाते हैं कि ओपी नैयर साहब किससे प्रभावित थे? ओपी नैयर साहब का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि वो ट्रेंड चेंजर तो नहीं, पर ट्रेंड सेटर जरूर थे। ट्रेंड चेंजर और ट्रेंड सेटर के बीच में एक लाइन है। ट्रेंड चेंजर के बारे में हम बाद में बात करेंगे तो वो RD बर्मन पे चली जाएगी, ही हैज चेंज द ट्रेंड। और जो ट्रेंड सेटर होता है वो अपने एक नया सेट करता है, पर फिर उसी ट्रेंड को सेट करते चलता है। तो वो आप ये देखिए कि ये इनने किसी को फॉलो नहीं किया, और वही कारण बना उनके स्वभाव में। वही पाएंगे आप कि ओपी नैयर जी की सारी फिल्में, मेजॉरिटी में 100 फिल्मों में से पाएंगे तो आप 99 फिल्में C ग्रेड फिल्में, C ग्रेड कास्ट। A ग्रेड में यदि देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर थे, तो B ग्रेड में मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, इस किस्म के एक्टर हुआ करते थे। और C ग्रेड में विश्वजीत, जॉय मुखर्जी, फिरोज खान वगैरह होते थे। तो ओपी नैयर एकमात्र म्यूजिक डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री में हुए हैं जिनको सिचुएशन बेस्ड सॉन्ग बनाने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि काफ़ी पहले प्रोडक्शन वाले इनसे गाने बनवा लेते थे, 8-9 गाने थोक में, और उसके बाद उन गानों के इर्द गिर्द फिल्म बनती थी। बम्बई से शुरू होती थी, कश्मीर में ख़त्म होती थी। बम्बई में रायजादा साहब, राय साहब की लड़की या लड़का गुम हो जाते थे, वो कश्मीर में मिल जाते थे आखिर में। बीच में एक प्राण था, एक राजेंद्र नाथ था,
और कश्मीर की वादियाँ थी, और गाते बजाते आदमी को सोचने का मौका ही नहीं मिलता था कि कहाँ से कहाँ चली गई फिल्म। और हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद एक गाना होता था, और उस जमाने में चूंकि फिल्म इंपोर्ट होती थी आसपा से, तो इतनी सेंसर वो थी, लिमिटेड कोटा होता था कि इनके गाने ज़्यादा बन जाते थे, फिल्म कम रहती थी, तो 1-2 गाने हर फिल्मों में बाहर हो जाते थे, स्क्रीन पे आ ही नहीं पाते थे। पर उनके जो प्रोड्यूसर्स रहते थे उनको वो बोलते थे कि मुझको तुम ए ग्रेड पैसा दो, और मेरे म्यूजिक के बाद तुम सी ग्रेड एक्टर्स ले लो, सी ग्रेड स्टोरी ले लो, और वो चल जाएंगी। और वो चली। आप देख लीजिए उनकी जितनी भी फिल्में ब्लैक एंड वाइट, वो कोई देवानंद दिलीप कुमार के जैसे प्रोडक्शन हाउस की नहीं रही हैं, सब छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस की रही हैं। और उनकी स्टोरियां भी बड़ी कोई गहन चिंतन वाली, सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक संदेश को लेकर नहीं होती थी। ये लॉस्ट एंड फाउंड पे होती थी, गुमा पाया पे। पर पिक्चरें हिट जाती थी म्यूजिक के बल पे। और ही वॉज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर जिनका पोस्टर पे फोटो आता था कि म्यूजिक बाय ओपी नैयर। तो इस मामले में वो उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि ओपी नैयर जी ने ये ट्रेंड तो सेट किया हमने। हाँ, पर प्रभावित नहीं थे किसी से। नहीं नहीं, कोई उनका नहीं। उन्होंने अपना खुद का एस्टेब्लिश किया था, और वो भी उन्होंने उस जमाने में किया था जब शंकर जयकिशन जी की आंधी थी। शंकर जयकिशन जी के सामने भाई एस.डी. बर्मन तो कंपटीशन में थे ही नहीं किसी की, क्योंकि वो साल की 2 फिल्में करते थे। पर सबसे ज्यादा तो कॉमर्शियली सबसे सक्सेसफुल शंकर जयकिशन से उनकी मेन राइवलरी चलती थी। और शंकर जयकिशन के सामने और नौशाद जी के सामने, ऐसे स्टारवार्ड के सामने, अपनी सनक और अकड़ के तमाम आरोपों को चलते हुए हीरो से ज्यादा, कश्मीर की कली में उन्होंने ओपनली कहा था कि मेरी फीस हीरो शम्मी कपूर से 5 गुना ज्यादा होगी। ये रिकॉर्ड पे है कि शम्मी कपूर जी को 80,000 मिला तो उनको 4 लाख मिला, 5 गुना ज्यादा ली उन्होंने। तो ये तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हर कई चीजों का। तो वो बाद में उनके व्यवहार में भी ये सब चीजें आई। पर जब यदि अच्छी अच्छी बातों का हम वर्गीकरण करेंगे तो ये पाएंगे कि ये सारी चीजों का श्रेय उनको देना पड़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ अनछुए पहलुओं का अनावरण किया जो कि सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं धन्यवाद आपका भी दूंगा नितिन जी की इतना सरस और रोचक प्रश्नावली आपने तैयार करी। और मैं तो आगे आपसे चाहूंगा कि हम आगे भी ऐसी अलग अलग म्यूजिक के डिपार्टमेंट्स में बात करते रहें। और जॉर्ज साहब का भी धन्यवाद, और ज्वलन नाइक साहब, रीमा नाइक जी और चिंतन नाइक जी का भी धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे इस वीडियो हेतु चुना। थैंक यू।